आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार हाई कोर्ट असिस्टेंट के क्वेश्चन जो आए हैं, उससे हम डिस्कशन भी करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे भी, और ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उनको हम डिस्कस भी करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। सिर्फ आंसर की नहीं देना है, डिटेल स्टडी करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन 1946। क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है। ये क्वेश्चन जो है ये बिहार ने बीपीएससी में भी कितनी बार पूछ चुके हैं। ये क्वेश्चन हमेशा इससे क्वेश्चन बढ़ता है, तो स्टार क्वेश्चन को समझिए आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना होगा कि ये पूछता है क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो हम सबसे समझेंगे इंटरिम गवर्नमेंट के। इंटरिम गवर्नमेंट जो थी 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस इंटरिम गवर्नमेंट में पहले आप समझिएगा, इस इंटरिम गवर्नमेंट में कांग्रेस भी थी, उसके अलावा इसमें दूसरी पार्टियां भी थी। दूसरी पार्टियां बोले तो मुस्लिम लीग को भी शामिल किया गया था, माइनॉरिटी को भी शामिल किया गया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे कांग्रेस में कौन। ये चीज़ों को आपको हमेशा रटना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। पहले रटने से पहले समझिए। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन में, ठीक है, नेहरू जी को बनाया गया। पटेल जी को बनाया गया होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। राजेंद्र बाबू को बनाया गया, जो बिहार से ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में 1 या 2 बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बिहार की पर्सनैलिटी है, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो फूड एंड एग्रीकल्चर, राजेंद्र प्रसाद, फूड एग्रीकल्चर, ये चीज़ें को समझिएगा। ज़मीन से जुड़े इंसान थे, इसलिए इनको फूड एग्रीकल्चर दिया गया था, ठीक है। राजा गोपालाचार्य को एजुकेशन एंड आर्ट्स, अशरफ अली को, अशरफ अली फ्रीडम फाइटर थे, जो कांग्रेस के काफ़ी गद्दावर नेता में से थे उस समय, उन्हें ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे दिया गया। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जगजीवन बाबू, जो भी बिहार के गद्दावर नेता हैं थे, मतलब उन्हें दिया गया लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मुस्लिम लीग लियाकत अली को आप जानते हैं, लियाकत अली जो पाकिस्तान के फर्स्ट पीएम बने, उन्हें दिया गया मुस्लिम लीग में फाइनेंस। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ चुका है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। और बड़ी है मंडल को लेजिस्लेचर दिया गया, जफ़ार अली खान को हेल्थ दिया गया, अब्दुल रब निस्तार को कम्युनिकेशन दिया गया। माइनॉरिटी में से जो अभी क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछी गई है ये जॉन मिठाई, जो एक से अगर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, इंडस्ट्रियल सप्लाई दिया गया था। और होमी जहांगीर भाभा को दिया गया था, होमी जहांगीर भाभा नहीं, सॉरी, ये होमी जहांगीर है, होमी भाभा है, इन्हें दिया गया वर्क्स माइंस एंड पावर। बलदेव सिंह को डिफेंस दिया गया। बलदेव सिंह के बारे में जानते हैं। बलदेव सिंह जो थे वो पंजाब प्रांत के बहुत बड़े नेता थे, मतलब सिख समुदाय के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय भारत में, ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे, तो इन्हें दिया गया डिफेंस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड अमित बाजार पत्रिका। ये क्वेश्चन को आप समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अखबार काफ़ी चर्चा में रहा था जब ये था, तो और ये भारत की आज़ादी में इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाई है। और शिशिर कुमार घोष अपने भाई के साथ इन्होंने बनाया था, मोतीलाल घोष थे, मोतीलाल घोष कुमार थे कोई, उनके साथ इन्होंने ये एक पत्रिका शुरू की थी, अमित प्रचार पत्रिका। तो आइए हम डिटेल से देखते हैं इस न्यूज़पेपर के बारे में क्या है, ठीक है। ये पब्लिश हुई थी फरवरी 1868 में, 2 भाइयों के द्वारा, ठीक है, जो कि एक अच्छे फैमिली से थे, शिशिर एंड मोतीलाल घोष, ठीक है। इन्होंने चालू किया था अमित भारद्वाज पत्रिका। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण, एक्चुअली ये बंगाली न्यूज़पेपर था, पहली बात ये आपको समझ में आ जा रहा है, पत्रिका है ये बंगाली न्यूज़पेपर था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ऐसा हुआ कि जो भी रीजनल न्यूज़पेपर थी, मतलब जो भी मराठी में हो जाए या रीजनल लैंग्वेज में होता है, उनको बंद किया गया कि उनमें आप किसी तरह का न्यूज़ इस तरह का नहीं छाप सकते। तो रातों रात इन्होंने क्या किया, उस पेपर को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्रिंट करना शुरू कर दिया। ये इनकी रातों रात, ठीक है। कंटेंट वही थे, कंटेंट सेम था, ठीक है, बस लैंग्वेज इन्होंने डिफरेंट की। लेकिन उससे फ़र्क पड़ा ना, आप अपने कंटेंट तो सेम कर दी, लेकिन लैंग्वेज उस समय इंग्लिश तो बहुत बड़ी बात थी, हिंदी तो लोग समझ सकते थे, लैंग्वेज बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और इनको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि शिशिर कुमार घोष को याद रखिएगा,
डीन ऑफ इंडियन जर्नलिज्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये सवाल कभी न कभी पूछ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन कंपैरिजन टू द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, ये बताना है कि मून के सरफेस और अर्थ के सरफेस में यहाँ तुलना किया गया है कि क्या फ़र्क पड़ता है किसी वस्तु के वेट और क्या पे मास पे। तो पहली बात समझनी चाहिए आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 चीज़ें आपको समझनी है, मास और वेट। ठीक है, पहली बात, मास जो है किसी भी वस्तु का कहीं भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप उसे अर्थ पे नाप लें, चाहे सैटर्न पे नाप लें, मून पे नाप लें, क्योंकि मास जो होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट से नापा जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट हमेशा सेम होता है। जो वेट होता है वहाँ की जो पर्सनल ग्रेविटी होती है, सन की होगी, मून की होगी, या सैटर्न की होगी, या यूरेनस की होगी, या नेपच्यून की होगी, कोई भी, तो वहाँ की जो ग्रेविटी होगी उसके अनुसार से वेट आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना होगा। तो मून की ग्रेविटी अर्थ से क्या है, कम है, 1/6 बोलते हैं। तो जब इतना कम है तो वहाँ पे क्या कम होगा, देखिए, मास ऑफ द मून रिमेन द सेम, ये तो बिल्कुल सही रहेगा, मास उसका चेंज नहीं होगा। ओनली द वेट बिकम्स लेस, ओनली द मास ऑफ द, ये तो ऑप्शन बी राइट होगा इसका। ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, फिजिक्स से रिलेटेड है, आप लोग बना सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी वाली बात है नहीं, आप एक बार देख लीजिए। जैसे मास अर्थ पर है किसी चीज़ का 100 kg, ठीक है, तो वहाँ भी 100 kg ही होगा, लेकिन वेट अगर यहाँ 980 न्यूटन है तो 162 न्यूटन हो जाता है। मास सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट है ना वो। ठीक है, चलो समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, कहीं दिक्कत हो मैं क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता समझाऊँगा। अरे बिहार बीपीएससी असिस्टेंट का क्वेश्चन नहीं है ये, बिहार में बीपीएससी के से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन से, ये भूलिएगा नहीं आपको हमेशा ये क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, जस्ट मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया वुड, क्या पूछा, द लॉन्गेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया वुड नॉर्मली बी ऑन। अब देखिए 2 तारीख आप याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डे याद रखना आपको, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डे। और जब ऑस्ट्रेलिया, जब यहाँ मतलब एशिया में या इधर कंटिनेंट में गर्मी पड़ती है, वहाँ ठंड पड़ती है, और जहाँ यहाँ ठंड पड़ती है तो यहाँ गर्मी पड़ती है। इस चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखिए तो दिसंबर होगा, दिसंबर के महीने में वहाँ सबसे क्या होगा, लंबा दिन होगा। क्या होगा, सबसे लंबा दिन होगा। 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और हमारे यहाँ क्या माना जाता है, 22 जून को सबसे लंबा दिन। और ऑस्ट्रेलिया में कब होगा, 22 दिसंबर को। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ये होता कैसे है, एक्चुअली जो एक्सिस पे हमारा अर्थ है, ठीक है, 23 1/2 पे, तो उसके कारण होता है। ठीक है, तो जब ये रोटेशन होती है और रिवॉल्यूशन होती है, 2 चीज़ आप समझ रहे हैं। रोटेशन तो अपने एक्सिस पे रिवॉल्यूशन होती है, तो एक्सिस जब दिसंबर में पहुंचता है तो ये टिल्ट किधर हो जाता है, ये टिल्ट होता है, टिल्ट इसकी जो सनरेज होती है डायरेक्टली ये कहाँ पड़ता है, जो भी साउदर्न हेमिस्फीयर है उस पर डायरेक्ट रेज पड़ती है। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेज पड़ेगी तो वहाँ उस दिन लंबा होगा। और 22 दिसंबर को स्टैंड स्टिल रहता है, मतलब सन रेज मैक्सिमम क्या रहेगी, ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो कंट्री हैं उन पे सबसे ज़्यादा सनरेज रहेंगे, तो दिन सबसे लंबा 22 दिसंबर को होता है। वही घटनाएं होती हैं हमारे साथ 22 जून को, जो योगा डे भी हम बोलते हैं, क्योंकि उस दिन सबसे लंबा दिन होगा, क्योंकि सनरेज होगी जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगा, एशिया कंटिनेंट होगा जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होगी, सारी आप देख रहे हैं इस मैप से देख रहे हैं आप, तो सबसे लंबा दिन होगा। इस चीज़ को आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ईजी क्वेश्चन है, कोई और बड़ी बात नहीं, तो दिक्कत। अब देखिए, अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये इन्होंने क्या पूछा है, द डिफरेंस इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेज एज मूव फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स टू द फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब क्या, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कैसे बढ़ता है या घटता है, ये पहले समझिए। जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर में क्या होगा, डे हमेशा ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। पोल की तरफ बढ़िएगा तो सन रेज जो होगी वो कम पड़ेगी, तो वहाँ की नाइट बड़ी होगी और डेज कम होगी। तो इक्वेटर में क्या होगा, डे क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और नाइट क्या होगी, पोल में इंक्रीज़ होगी।
तो आंसर हो जाएगा इसका इक्वेटर एंड पोल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं है तो बताइएगा। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इजी है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है और ये पास कहाँ से होता है। आपको वर्ल्ड मैप का एक रफ फिगर पता होना चाहिए कि मतलब वर्ल्ड मैप में कौन सी कंट्री कहाँ पर है, तो आप उस चीज़ को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लाइकली टू हैव टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, GMT बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब इनका जो नाम है वो है ग्रीनविच मीन टाइम। ये क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, एवरेज है, एवरेज मीन टाइम ऑफ ईच टाइम एंड डे। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये GMT को मतलब समझने, ये क्या है, सोलर टाइम से चलता है। ये बहुत पहले क्या होता था, जब घड़ियाँ थी, लेकिन पूरी दुनिया को एक टाइम नहीं पता लगता था कि किस तरह से उस टाइम लाइन को देखा जाए कि सारे जगह कितने बज रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो जॉन फ्रेस्टन ने एक घड़ी बनाई सोलर टाइम के लिए। ठीक है, जो कि अभी लंदन में लगी हुई है, अभी भी है, लोगों के लिए लाया गया था उस घड़ी को। तो बात करते हैं वो घड़ी को, मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये घड़ी है, ठीक है, ये लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से जो पास किया गया। तो देखा गया यहाँ से एक इमेजनरी एक तरह से लाइन आप देख लीजिए। अगर ये 0 डिग्री माना गया, ग्रीनविच मीन टाइम को ना तो ईस्ट माना गया ना वेस्ट माना गया, इसको 0 डिग्री माना गया। इसको क्या माना गया, 0 डिग्री माना गया। ठीक है, इसको 0 डिग्री माना गया कि ये 0 डिग्री है। ओके, तो जो ईस्ट साइड की जितनी भी सारी चीज़ें होगी ग्रीनविच मीन टाइम से अहेड होगी, और वेस्ट की जितनी भी सारी चीज़ें होगी वो डिले होगी, वो मतलब डिले होगी, ये पहले की चीज़ें होगी। तो ईस्ट में जो भी कंट्रियाँ पड़ेगी ग्रीनविच मान ले लंदन की, ग्रीनविच एक शहर है। ठीक है, तो वहाँ पर है। ठीक है, तो मान लीजिए अब क्वेश्चन में जो भी पूछेगा तो रोम हो जाए, इस्तांबुल हो जाए, बीजिंग हो जाए, इंडिया हो जाए, ठीक है, या चाइना हो जाए, या एम्स्टर्डम हो जाए, बर्लिन हो जाए, मॉस्को हो जाए, या कोई भी कंट्री जो ईस्टर्न कंट्री है या जो ग्रीनविच के आगे आ रही है, अहेड है, वो सारी आएगी। और जो वेस्ट की कंट्री है, वेस्ट की कंट्री सारी हो गई, नॉर्थ अमेरिका की सारी कंट्री हो गई, साउथ अमेरिका की सारी कंट्री होगी, कैरेबियंस की सारी कंट्री हो गई। ठीक है, सारी हो जाएगी। जैसे डबलिन हो गया, और मॉन्ट्रियल हो गया, ओटावा हो गया, शिकागो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, मैड्रिड हो गया। ठीक है, वाशिंगटन भी हो गया, लिस्बन भी हो गया। ठीक है, अब ये मैप को देखिए, एक बार समझिए इस चीज़ को। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से पास कर रहा है, आप इस चीज़ को देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इस चीज़ को आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। ये आप देख रहे हैं, यूनिवर्सल UTC बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं आज के डेट में। पहले GMT बोलते थे, लेकिन मॉडर्न डेज में इसको क्या किया गया, UTC नाम दिया गया। इसको क्या दिया गया नाम, UTC नाम दिया गया इसको। ठीक है, इसको याद समझिएगा। ठीक है ना, तो अब ये बात है कि यहाँ से जो भी कंट्री आएगी, देखिए ये ग्रीनविच ये है, ये देख रहे हो, यहाँ से पास हो रही है। ग्रीनविच कहाँ से पास हो रही है, ये यहाँ से पास हो रही है, बिल्कुल। ठीक है, यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी कंट्रियाँ होंगी, जो भी हो जाएगी, सारी आ जाएगी अहेड। इंडिया कितना अहेड है, ये पूछा है। इंडिया है 5.5 घंटे है। ठीक है, 5.5 घंटे अहेड है। चाइना 8.5 घंटे अहेड है। अब टाइम अलग अलग सबका टाइम जोन है। जो है US का ये पीछे होगा, 3.5 घंटा पीछे है। ये वाशिंगटन DC 5 घंटे पीछे है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रियाँ क्या है, डिलेड है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ग्रीनविच मीन टाइम से जो भी ईस्टर्न होगी, ईस्ट कोऑर्डिनेट की सारी होगी। अब इसको चुना क्यों गया, ये भी चीज़ देखिए। ऐसा चुना गया कि ये उस समय एक प्रॉपर क्लॉक नहीं था जिससे हम कैलकुलेट कर सके क्या हो रहा है। तो ठीक है, तो जॉन फ्रेसलैंड ने जब ये ग्रीनविच मीन टाइम डिसाइड किया था, उस समय टेलीग्राफ जो भी मैसेज आती थी वो भी इसी चीज़ को यूज़ करते थे। ठीक है, और लंदन के जो न्यूज़पेपर थी, टेलीग्राफ में जाती थी कि कितना बजा लंदन में, तो वो अपने समय को घटा के उसमें ऐड कर देते थे। ठीक है, और 72% जो तो वर्ल्ड का जो अभी भी है, मतलब जो ट्रेड है वो सी रूट से होता है। और सी रूट में जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट देखते हैं वो GMT से लिखते हैं, या UTC जिसको बोलते हैं।
तो जीएमटी और यूटीसी जो है यूनिवर्सल टाइम जोन, तो वहीं से कैलकुलेट होती है। यहाँ जो घड़ियाँ हम जो पहनते हैं ना, उससे नहीं पता लगेगा। इंटरनेशनल वाटर में उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको यूटीसी को कोऑर्डिनेट करके जीएमटी देना पड़ता है। वो इंटरनेशनल टाइम जोन होता है सारी कंट्री का, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए जीएमटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगा हमेशा। तो इस चीज़ों को आपको देखना है। एक बार मैप में आप देख लो ना, अफ्रीका की लगभग सारी कंट्रियाँ, ठीक है, ये जीएमटी के आगे हैं। यूरोप की लगभग सारी कंट्रियाँ, ठीक है। एशिया तो हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना का मंगोलिया हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये थोड़ा लेंथी हो गया जीएमटी, लेकिन ये चीज़ें को आपको समझ लोगे तो लाइफ में कभी क्वेश्चन कभी आएगा तो आप उस चीज़ को सही कर दोगे। जीएमटी हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फिर इसका आंसर आपका हो जाएगा बगदाद। चलिए, अभी काफ़ी एक क्वेश्चन रटने वाला भी है, लेकिन अभी ज्योग्राफी की क्वेश्चन है, तो आपको समझना चाहिए कि बाउंड्री आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाय 17 पैरेलल। बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड कनाडा इज मार्क्ड बाय 38 पैरेलल, ठीक है। ये दोनों गलत है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, दोनों गलत हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। पहले कुछ लाइन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है बीपीएससी और स्टेट पीएससी और बाकी कंपटीशन के, ठीक है। डूरेंट लाइन, ठीक है। डूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच का है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसे डूरेंट लाइन कहते हैं, प्रेजेंट बॉर्डर, ठीक है, ठीक है। अब रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, बांग्लादेश बोले तो उस समय जोड़ा जाए तो बांग्लादेश के लाइन को डिसाइड करता है, मतलब इंडिया पाकिस्तान ही मान लीजिए आप, ठीक है जी। रेड क्लिफ लाइन, सर रेड क्लिफ ने इसको बनाया था, ठीक है। तो प्रोविंस एंड पंजाब एंड बंगाल उस समय था, इसलिए इसको रिलेटेड, ठीक है, आर्किटेक्चर इन्होंने किया था कि किस तरह से भारत विभाजन के बाद ये डिसाइड करेगा कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में रहेगा, कौन सा हिस्सा इंडिया में रहेगा, ठीक है। इसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। रेड का मतलब डेंजर नहीं, रेड क्लिफ ये सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम से है, ठीक है, ओके। मैकमोहन लाइन जो है ये बनी थी 1914 में शिमला कन्वेंशन में, जब तिब्बत डिस्प्यूट हुआ था तो इससे रिलेटेड हुई थी कि किस तरह से इस चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ठीक है। ये क्या करता है, इंडिया और चाइना का लीगल सेपरेशन है। क्या है? इंडिया और चाइना का लीगल सेपरेशन है, ठीक है। ये चीज़ों को आप देखना पड़ेगा। मैकमोहन लाइन, ओके। उसके बाद हिंडनबर्ग लाइन है जर्मनी पोलैंड की, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ये भी कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं इम्पोर्टेंट्स जो है वो चीज़ें। डूरेंट लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान 49th पैरेलल है यूएस एंड कनाडा, ना कि 38। मैकमोहन लाइन है इंडिया चाइना एंड तिब्बत। मैग्नेट लाइन है, इसे बोलते हैं फ्रांस और जर्मनी का, काफ़ी वर्ल्ड वार में पॉपुलर था ये लाइन। 38 पैरेलल है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का, ठीक है। और ओडिसी लाइन है जर्मनी पोलैंड की। हिंडनबर्ग लाइन है जर्मनी पोलैंड की। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इन विच ईयर डिड लॉर्ड हार्डिंग कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 आपको पता है, ठीक है। बहुत विवाद हुआ था उस समय, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्यों रद्द किया गया था, इसके पीछे बहुत कारण है, हम इसे कभी डिटेल से पढ़ेंगे किसी चैप्टर में, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बस इस चीज़ को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। 1857 में रिवॉल्ट के कौन थे? जगदीशपुर से। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुंवर सिंह द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में तो पता नहीं कितनी बार पूछा है, बीपीएससी को भी नहीं पता है कितनी बार पूछा है। आगे चलते हैं। कैग का इन्होंने पूछा है कि कैग की पावर एंड क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सिक्योर द अकाउंटेबिलिटी एक्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट, ठीक है। द कैग हैज़ नो पावर टू इन्फॉर्म द ऑडिट फाइंडिंग, बिल्कुल सही। कैग जो भी करता है क्या बनाता है, रिपोर्ट बनाता है और अपनी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करता है, ठीक है, अकाउंट को।
भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की, और जो स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार की जो भी इंडस्ट्री है उनकी रिपोर्ट को पेश करता है। सिर्फ पेश कर सकता है, वो क्या कर नहीं कर सकता, इन्फोर्स नहीं कर सकता है इसकी फाइंडिंग को। सरकार चाहे तो उसको लागू करे या ना करे, उसकी मर्जी, ठीक है। तो ये देखते हैं कैग के बारे में थोड़ा सा। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या किसका करता है, ये ऑडिट मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की करता है। ये भी पूछता है, यूपीएससी में कैग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसी तरह से पूछेगा ऑप्शन, ठीक है। ऑडिट सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी पीएसयू है, ऑल इंडिया हो जाए या कोई भी है, उसकी भी जो फंड की है एलोकेशन, वो भी उसको भी कैग देखता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऑडिट द रिसिप्ट ऑफ यूनियन एंड स्टेट, ये भी कैग देखता है। ऑडिट द अकाउंट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स, ये भी कैग देखता है। ऑडिट ऑफ कंपनी एंड कॉर्पोरेशन, ये भी कैग देखता है। इसकी सारी रिपोर्ट उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है, ठीक है, कि हाँ पार्लियामेंट में देता है, सेंट्रल पार्लियामेंट के सामने पेश होता है कैग की रिपोर्ट। उसके बाद जो सरकार को करनी है वो अपने तरीके से करेगा, ना कि उस पर थोपा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, ठीक है, नो सॉरी, हाँ बिल्कुल बोथ 1 and 2 दोनों ऑप्शन सही है। देखिए पहला है, जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया सिक्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल सही है पार्लियामेंट को, और कैग के पास कोई पावर नहीं होता उस ऑडिट की फाइंडिंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, थोड़ा लेंदी हो रहा है वीडियो, कोई बात नहीं है, समझ के पढ़ते हैं तो उससे 10 क्वेश्चन और निकलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, यूटी से रिलेटेड है कि किन किन यूटीज़ में क्या क्या राज्यसभा है, ठीक है। तो पौंडीचेरी में भी है, पुडुचेरी में भी है, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है, और लद्दाख में भी है। तो सारे में है, ठीक है, सारे में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। बाबा ये पर देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। कितने राज्यसभा की सीट अंडमान निकोबार में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादरा नगर हवेली में 1 है, जम्मू कश्मीर में 1 है, दमन दीव में 1 है, एनसीटी दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, पुडुचेरी में 1 सीट है, ठीक है। तो इसमें से अगर यहाँ पे रहता क्या ऑप्शन रहता, अंडमान एंड निकोबार, तो उसमें ही मारते, चंडीगढ़ रहता तो उसमें भी आता, दादरा नगर हवेली, सब में हम मारेंगे, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, ओके। अब हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये यूपीएससी भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन को, ठीक है। यूपीएससी है वास्ट दिस क्वेश्चन रजिस्टर, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, ठीक है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमेशा पूछता है। पहला, अब कौन कौन से फंडामेंटल इसमें से नहीं है, टू अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, एक से टू अपहोल्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है। टू प्रोटेक्ट, इम्प्रूव एंड नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल सही है। टू पे द टैक्स फैसिलिटी टू द वेलफेयर स्टेट, ये कहीं न कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं आती है, ठीक है। अभी हम देखेंगे सारा को, ये नहीं आती है। टू रिनॉन्स प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये भी आती है। अब देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक बार उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्या, अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, संविधान का रिस्पेक्ट देखते हैं। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। फॉलो आइडिया ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, जब आपको देश के लिए बुलाया जाए तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटी है। ये वाइड नहीं है, मतलब अब ज़रूरी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी है आप, ठीक है, आपको करना चाहिए, आपका एक राजधर्म। स्प्रिट द कॉमन ऑफ ब्रदरहुड, ठीक। प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, मतलब जो भी कल्चर है भारत का, ठीक है, उसको बचाना। नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको बचाना। साइंटिफिक टेम्पर है उसको डेवलप करना। पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफ गार्ड करना, ठीक है, मतलब जो आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं वो नहीं करनी चाहिए।
वो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मतलब एक सिटीजन को अच्छा बनाता है ये, मतलब एक जागरूक सिटीजन बनाता है। ठीक है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ ऑल पेरेंट्स गार्जियन टू सेंड देयर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, जो भी है इनको भेजना चाहिए, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज। कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसएसआर रशिया से। ठीक है, कहाँ है? इन सेशन में ये बाद में आया था, पार्ट 4 के ए में आर्टिकल 51A से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट जो थी 1976 में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सवाल पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई है वो किस कमेटी के, तो मिस्टर स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आपको याद रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ओरिजिनली 10 से अब 11 है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट अप्रूव टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, ये जुडिशरी से है, सुप्रीम कोर्ट से है, उसके पावर एंड ऑथोरिटी से। ठीक है, तो पहला देखिए ऑप्शन क्या है? एवरी लॉ पास बाय द पार्लियामेंट नीड अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाता नहीं, लॉ को प्रोटेक्शन करता है, तो पास करने की बात ही नहीं है ना, पार्लियामेंट ही लॉ को बनाता है, लॉ को वही पास करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 तो ऐसे ही गलत हो गया, ये कॉमन सेंस से। ठीक है, जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन इट्स ओन जजमेंट इफ इट गोस अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर उसे लगेगा कि उसने जो फैसला सुनाया है उसमें कहीं ना कहीं संविधान के साथ मतलब बैलेंस बना के नहीं दिया गया डिसीजन, उसको फिर से वो रिवोक करके फिर से उस चीज़ को वो कर सकता है, जुडिशरी ऐसा कर सकता है, बिल्कुल सही। और अगला है एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इन हर फंडामेंटल राइट और राइट। बिल्कुल, अगर आपका फंडामेंटल राइट वाइड हो रहा है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट कोर्ट प्रोटेक्ट करती है, हाई कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ कुछ तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, हो चुका है। ठीक है, इकोनॉमिक से क्वेश्चन पूछी गई थी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ यूजुअली कपल्ड विथ इन्फ्लेशन। सिंपल सी है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन से ही कपल्ड होती है, नॉर्मल सी क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन भी है। ठीक है, आर्टिकल 324 क्या इलेक्शन कमीशन को दिखाता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है, और स्टेट पे से बहुत सारे क्वेश्चन को पूछता है। 324 से रिलेटेड आर्टिकल जो भी है, देखिए 324 है, 325 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है। तो 324 से लेकर 329 तक कौन सा आर्टिकल है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस तरह से चलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन एडल फ्रेंचाइज पे चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हो, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर किसी तरह का इलेक्टोरल मैटर हो गया तो क्या हो सकता है? ये बात टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। कोर्ट इसमें किसी तरह इलेक्टोरल मैटर का कोई भी दिक्कत हो तो इलेक्शन कमीशन खुद सॉल्व करेगी, ना कि उस चीज़ को पॉलिटिकली या आप वहाँ पे ले जा सकते हैं कोर्ट में। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कितना सीट जीता फाइनली? ठीक है, क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, कोई द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड प्रेजेंट खुशबू सुंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है हमेशा, ये चीज़ को याद रखिएगा कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो होगा हमेशा पूछेगा, ये हमेशा आपको राजनी फिक्की का हो जाए या किसी का हो जाए पूछता। 18 नंबर क्वेश्चन क्या था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का जो है किसने वोट ने पढ़े हैं, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए, जैसे मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, फरुखुद्दीन अली अहमद है, नीलम संजीवा रेड्डी है, शंकर दयाल शर्मा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको याद होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन है। चलिए हम एक बार देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लिस्ट। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, गोपाल शोनन, जीडी भाटी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह,
रामेश्वरम वेंकटेश्वरम, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणा, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू। ठीक है, ये सब रहे हैं। तो इनमें से ऑप्शन जो होगा आप देखो। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, नीरम संजीवा रेड्डी भी रहे हैं। ठीक है, और कौन रहा है, मोहम्मद हैतुल्ला भी रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 है किसी का? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैड लेड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें से है ऑप्शन, देखिए, शंकर दयाल शर्मा एंड मोहम्मद हैदतुल्ला, बस ये तो ऑप्शन ये देख लो, ऑप्शन 1 और 4 कौन सा है? ऑप्शन 1 और 4, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार देखते हैं नीचे। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल चंद्रन, जी भाटी, मोहम्मद हैतुल्ला जो ऑप्शन में है, रामास्वामी वेंकटेश्वर, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणा। ठीक है, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद अंसारी और एम वेंकैया नायडू। तो ऑप्शन में आपके 2 हैं जो है आपके नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा राइट 1 और 4। 1 और 4 पर मोहम्मद हैतुल्ला एंड शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या? करंटली इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये बीपीएससी ने भी पूछा है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ये हमेशा पूछता है। 67th में भी 68th में भी पूछा है ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये चाइना ऑप्शन देने का मतलब है चाइना पहले था, अब हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चाइना को इसने क्या किया है, डोमिनेट कर दिया। तो अब आंसर क्या है इसका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखते हैं एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंटेशन से क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यूएसए और चाइना जो टॉप की हैं, तो आंसर अभी क्या है, यूएसए और चाइना टॉप पर है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 21-22 में यूएस ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, यूएस ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, और 20-21 में चाइना वाज ऑन द टॉप। ठीक है, तो पहले जो आंसर थी वो चाइना थी, जो पिछले साल बीपीएससी ने पूछी थी। अभी जो आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बहुत सारे लोगों हो सकता है गलत कर दिए हैं। अमंग द प्रेजेंटली द CEO ऑफ नीति आयोग, यह करंट अफेयर का सवाल है। ये आंसर इसका VR सुब्रमण्यम। ठीक है, अमिताभ कांत अभी नहीं है, अब चेंज हो गया, ये हो। ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी रहेंगे वो रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये कॉपी का क्वेश्चन काफ़ी अच्छी है। द मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। लगभग 65% होता है। कितना होता है? लगभग 65% होता है बॉडी वेट वाटर का। ठीक है, ओके, 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो पॉलिश राइस है उसके कारण कुछ बीमारियाँ होती थी, पूछा था इन्होंने क्वेश्चन। इन कंट्री विच वेयर पॉलिश राइस इज मेन सोर्स इन द डाइट पीपल सफ़र फ्रॉम बेरी। जो सीरियल क्रॉप्स में पॉलिश्ड होती थी, जो भी डाइट में पॉलिश राइस यूज़ करते थे, उन्हें बेरी होता था। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। इस क्वेश्चन से पूछ सकता है, जैसे मैंने चेयरपर्सन बताया ना, नीति आयोग होते हैं उसके चेयरपर्सन के, उसके बाद CEO होते हैं, उसमें एक सेक्रेटेरिएट होती है IAS लेवल की। ठीक है, क्या होता है ना, B1 विटामिन B1 और थियामिन जो होती है उसके डिफिशियंसी से क्या होता था, बेरी होता था। तो इन्होंने एक नोबेल प्राइज़ जीता था, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। इनका नाम था क्रिस्टियन इज़िकमैन। ठीक है, इन्होंने बेरी डिजीज़ का क्या किया था, खोज किया था कि जो भी पॉलिश राइस थी, और चिकन फीड करते थे अनपॉलिश राइस में, और पॉलिश राइस में एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ऐसा है कि जो पॉलिश राइस चिकन खा रहे थे उनसे बेरी हो रही थी, और जो अनपॉलिश खा रहे थे उनमें सिम्टम्स अपने आप खत्म हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन शायद अल्बर्ट आइंस्टीन से है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा गया है।
ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर, ये सवाल तो पता नहीं, बीपीएससी ने 3-4 बार पूछ चुका है, बीपीएससी ने, यूपीपीएससी ने, और बाकी सब स्टेट पीएससी भी पूछती रहती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनकी है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन इनकी तो है नहीं, ग्रेविटेशनल लॉ भी इनकी नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनकी ही खोज है, ठीक है। लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज़ मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, जैसे कोई भी मेटल पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब जाता है, जब उससे टकराती है तो वहाँ से निकलता है किरण, ठीक है, क्या निकलता है, किरण। तो उस किरण निकलने की प्रक्रिया को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस इस चीज़ को समझिए, ठीक है। आइंस्टीन के बारे में थोड़ा देख लें। इन्होंने लाइट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरियाँ दी, ठीक है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनके लिए इन्हें मिला नोबेल प्राइज़, इनके लिए मिला, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। स्पेस टाइम ओडिसी भी इन्होंने दी थी, ठीक है। E=mc² भी इन्हीं की है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ 1921 में मिला था इन्हें फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। कितना, तो 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 1 सेकेंड में 1 फीट उठाने में हॉर्स कितना पावर जनरेट करता है। 550 LBS मतलब एक इंटरनेशनल वेट है, तो होता है 744.7 वाट, अप्रॉक्स 746 वाट होता है। तो ये हॉर्स पावर उससे तुलना की गई, ये गाड़ी का होता है या कोई भी ऑटोमोबाइल हो जाए या कोई भी मशीनरी हो जाए तो उससे हम वो लेते हैं, ठीक है, हॉर्स पावर, ठीक है। 1 हॉर्स पावर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 746, 746 वाट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, शायद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने पूछा है कि फ्रैक्शन मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट में नहीं कौन सी प्रोडक्ट को हम कौन सी प्रोसेस को यूज करते हैं। तो प्रोसेस जो यूज होती है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है। आपने ये शायद 8th-9th में पढ़ा होगा। इसमें क्या करते हैं, फ्रैक्शनल मतलब अलग अलग फ्रैक्शनल में टूट जाती है डिस्टिलेशन से। ब्यूटेन प्रोपेन ऊपर आ जाता है, पेट्रोल ऊपर आ जाता है, केरोसिन उसके नीचे आता है, डीजल उसके नीचे, फ्यूल ऑयल होती है, ठीक है, लिक्विडेटिंग ऑयल होती है, ये सारी चीज़ें आ जाती है इसमें। मैंने क्वेश्चन नंबर 12 मैंने स्किप कर दिया था, इस कारण से छूट गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स सिक्योर द पर्सनल फ्रीडम। बिल्कुल इसका जो पर्सनल फ्रीडम है ये काफ़ी आपने सुना होगा, हार्बस कॉर्पस पर्सनल फ्रीडम से रिलेटेड पर्सन है, बॉडी ऑफ बोलते हैं, मतलब किसी पर्सन को अगर आपने गिरफ्तार किया तो उसे कोर्ट के सामने आपको पेशी देनी पड़ेगी। टू मे हैव द बॉडी, टू रिलीज द पर्सन हु हैव बीन डिटेन्ड अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन द प्राइवेट कस्टडी। आपको उसको पेशी देनी पड़ेगी। डिटेन आप कैसे कर सकते हैं, रिलीज़ करना पड़ेगा पर्सन, आपने गलत तरीके से उसको जेल में रखा है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन तो हो गया, बाकी बिहार मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1-2 दिन में हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और असिस्टेंट का आंसर की भी आ गया, उसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने नया यूट्यूब स्टार्ट किया चैनल, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मैं और वीडियो लाऊंगा, यूपीएससी से रिलेटेड सारे टॉपिक को मैं अच्छे से समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।